Okay, good afternoon, students. Dear student, today again I am going to start because last day I have sent the video on this independent India after independence. So today first para, but again I am going to explain this video. My chapter title is India after independence. भारत की जो यानी स्वतंत्रता के बाद भारत तो स्वतंत्रता के बाद भारत क्या कंडीशन होती है भारत की, उसके बारे में फिर मैं आपको एक बार पुनः आपके साथ ऑनलाइन में हूं. So this chapter is very important to each and every students, and because this chapter is final term exam, so very important because number of questions will come entire the chapters. And one more important point, dear student, if you listen anything, because along with this I am giving some important points to you. You have to make yourself a good listener, right? अपने को एक अच्छा लिसनर बनाइए. Your writing skill should be strong. Your writing skill should be strong, and your writing skill should be strong. Then your learning skill will be soft. अगर आपका लिसनिंग पावर अच्छा है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छा है, आपका लिसनिंग बढ़िया है, तो लर्निंग स्किल ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा. लिसन दिस की वाई वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ हिस्ट्री. देखिए, हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं. अब सपोज दैट it is very important the number of students saying that Saki, this is a very the history is a very boring subject. But dear children, without history, suppose that one building, I want to find out the strongness any building. हम किसी बिल्डिंग की मजबूती को चेक करना चाहते हैं, तो उसकी मजबूती हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, यू विल टेल मी कि हाउ वी विल फाइंड आउट द स्ट्रांगनेस एंड ऑफ द बिल्डिंग. तो फर्स्टली वेयर, हाउ, सपोज दैट उस बिल्डिंग की तह पर हमको जाना पड़ेगा कि क्या इस बिल्डिंग की जो निचली तह है, इसकी फाउंडेशन है, यानी जो इसकी हिस्ट्री है, जो इसकी फाउंडेशन है, क्या मजबूत है. क्या इसकी हिस्ट्री मतलब जानने के लिए, बिल्डिंग को जानने के लिए सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा, उसकी तह पर जाना पड़ेगा, उसकी फाउंडेशन पर जाना पड़ेगा. जब उसकी फाउंडेशन पर हम पहुंचेंगे तो हमें पता लगेगा कि बिल्डिंग में आगे जो उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है या नहीं है, उसकी फाउंडेशन में किस चीज का यूज किया गया है, उसकी फाउंडेशन में कितनी कंक्रीट लगाई गई है, किस प्रकार का सीमेंट लगाया गया है, किस प्रकार के उसके पिलर्स हैं, कितना उसमें आयरन यूज किया गया है. ये सारी की सारी जानकारी जो है हम तब उस बिल्डिंग के बारे में कलेक्ट कर पाएंगे जब हम उसकी तह पर जाएंगे, यानी उसकी हिस्ट्री को हम जानेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे. हिस्ट्री का मतलब है वी आर फाइंडिंग द फाउंडेशन ऑफ ए पर्सन, यानी फाउंडेशन ऑफ द पर्सन, रूट ऑफ द पर्सन, रूट ऑफ द प्लेस, रूट ऑफ द यानी थिंग्स. किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें उसकी तह पर जाना पड़ेगा. अगर हम उसकी तह पर नहीं जाते हैं तो हम उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं. तो इसलिए हमको उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा. कहाँ पढ़ना है. अब ये हमारा कौन सा टॉपिक है जो हम उसकी कंडीशन को जानने के लिए हमने एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया है. उस बिल्डिंग को हम किस तरीके से उसको फाउंड अप कर रहे हैं, तो उस चीज को हम आपको बताएंगे. तो इसलिए
हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम किसी भी व्यक्ति की मजबूती, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में, किसी भी देश के बारे में और किसी भी प्लेस या बिल्डिंग या मोन्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको स्टडी ऑफ हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हमें इतिहास उसका खोजना पड़ेगा, तभी हम एक उस व्यक्ति के बारे में, उस वस्तु के बारे में जानेंगे। अब एक एग्जाम्पल है, हम जानना चाहते हैं, वी आर ईगर टू नो अबाउट द आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। हमें नहीं पता था कि आप, जैसे मान लो आज आप जो है 20वीं सदी की जनरेशन है, आप 20वीं सदी में पैदा हुए हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि हमारा जब देश आजाद हुआ तो उससे पहले हमारे देश का कंडीशन क्या थी। आपको तो नहीं पता, लेकिन आपको जाना कहाँ पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बाय हिस्ट्री तभी तो आप जान सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात चल रही है, कि भारत जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की कंडीशन क्या थी, क्या कंडीशन थी, कैसे जानेंगे, किसके द्वारा जानेंगे? साइंस से नहीं जान सकते हैं, भूगोल से नहीं जान सकते, यानी ज्योग्राफी से नहीं पता सकता, पॉलिटिकल से नहीं पता, लेकिन आपको इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? उसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। लिसन हियर केयरफुली, आर यू नॉट लिसनिंग मी? लिसन केयरफुली। तो उसकी हिस्ट्री जानने के लिए हमको उसका मतलब उसके बारे में जानने के लिए हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो ये चैप्टर हमारा 10th और टाइटल इसका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। उस समय भारत की दशा क्या थी, आप जो है 20वीं सदी की जनरेशन आपको नहीं पता है, तो उसके लिए हम आगे आपको लेकर चलते हैं कि भारत के उस समय कंडीशन, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें भारत की कंडीशन और भारत के लोगों का वो कंडीशन थी, जैसे किसी हॉस्पिटल से लंबे समय से एडमिट होने के बाद जब पेशेंट घर आता है, जिस तरीके से उस पेशेंट की कंडीशन होती है, उसी प्रकार हमारे देश के लोगों की कंडीशन थी। डियर चिल्ड्रन, वेरी बैड कंडीशन इन दैट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको बखान नहीं किया जा सकता है कि उसमें क्या हुआ था। अब ये देखिए, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947, पहला पॉइंट है कि भारत जो था वो हमारा आजाद कब हुआ। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि भारत कब आजाद हुआ। भारत हमारा देश, यानी हमारे देश को वी कॉल द इंडिया इन अबाउट 4 नेम्स। नंबर 1 आर्यभट्ट, नंबर 2 आई एम सेइंग अगेन, आई एम रिमाइंडिंग यू, यू विल लिसन केयरफुली कि व्हाट आर दीज 4 नेम्स ऑफ आवर कंट्री। नंबर 1 आर्यभट्ट, नंबर 2 भारत, यानी भारत इट इज द second oldest name of India, and now third is but is Hindustan, this name given by the Arabian. When Arabians came in India, then they given the new name, create our India's name is Hindustan, because this name taken by Hind मतलब इंडियन, यानी हिंद महासागर से लिया गया, और इसीलिए हिंद महासागर के किनारे ये देश स्थित होने के कारण इस देश का नाम अरबियों ने किसका नाम रख दिया? हिंद। हिंद का मतलब हिंदू, और हिंदू का स्थान। दूसरा है कि उस समय मतलब जो मेजोरिटी कम्युनिटी वाज लिव्ड इन दिस कंट्री, दैट वाज हिंदू। So that is why in both words taken by Arabian, and they put the new name of Hindustan, and उन्होंने हमारे देश का नाम, नया नाम जो था वो हिंदुस्तान दे दिया। अब क्या हुआ? अगला जो नया नाम, जिससे न्यू नेम है, जिससे लास्ट नेम ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। तो भारत हमारा 4 नामों से जाना जाता है, आर्यभट्ट, हिंदुस्तान, भारत, यानी आर्यभट्ट, भारत और हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो हमारा देश जो था, भारत जो था, वो हमारा 1947 में आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? किससे छुटकारा मिला भारत को? हमारे देश को छुटकारा किससे मिला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। यानी हमारे देश को छुटकारा किससे मिला? अंग्रेजों से मिला। कब मिला? सन 15 अगस्त 1947। हियर डेट नॉट मेंशन, बट अगस्त मेंशन हियर। आई एम गिविंग द एग्जैक्ट डेट एंड 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय हमारे देश की हालात बड़ी खस्ता थी, यानी उस प्रकार थी जैसे कोई पेशेंट कभी लंबे समय से एडमिट होने के बाद जब वो वापस रिटर्न करता है घर, तो जिस प्रकार उसकी वीकनेस होती है, वही वीकनेस हमारे देश के लोगों की थी और हमारे देश की थी। इट फेस्ड ए सीरीज ऑफ वेरी
ग्रेट चैलेंज, ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे देश के लोगों के लिए डेवलप करने का. एज अ रिजल्ट एंड पार्टीशन 8 मिलियन रिफ्यूजीज. बड़े दुख और दर्द की बात है जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमारे देश के दो टुकड़े हो गए, यानी हमारे देश का हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कन्वर्ट कर दिया गया. ये सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारे हिंदुस्तान की. भाई साहब, ये सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारे हिंदुस्तान की कि जाते जाते अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश के दो टुकड़े हुए. अब हुआ क्या, जो हमारा भारत था उसमें कम से कम 8 लाख लोग शरणार्थी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से इंडिया भेजे गए. कुछ तो मार दिए गए और कुछ वो भयावह कंडीशन में हमारे देश के लिए अंदर. लेकिन हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के जो लीडर्स थे उनका बड़ा रहम दिल, और उन्होंने उनको शरण दी और अपने देश के अंदर उनको कॉल करके और विशेष शरण में उसको रखने का. ठीक है, उन्होंने कहा कि आप आए हो तो आप मोस्ट वेलकम, आई विल गिव यू हेल्प, और भारत ने उसको शरण दी. देन हैड केम टू द पाकिस्तान फ्रॉम वाज द नाउ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज. सो what was the now Pakistan? The people had to be found homes and jobs. Then there was the problem of the princely states, almost 500 of them, each ruled by the Maharaja as well as Nawabs, such of whom had to persuaded to join the new nations. The problems of the refugees and of the princely states had to be addressed immediately in the longer terms. Now, the new nation had to adopt and political system that would best serve the hopes and expectations of its populations. Right? So, these peoples had to be found homes and jobs. इन लोगों के लिए क्या था? इनके लिए दो चीजें थी, इनके लिए काम और इनके लिए घर. काम और आवास सरकार के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा था, और इसके साथ साथ हमारे देश उस समय भी 500 छोटे छोटे सूबों में बटा था, जहां पर कुछ नवाब और राजा महाराजा अभी भी शासन कर रहे थे. उनको भी, उन प्रिंसली स्टेट को, राजाओं के जो एक छोटे छोटे राज्य थे प्रिंसली, जिनके कब्जे में थे, छोटे छोटे नवाबों के कब्जे में थे, उनको भी नेशन में मिलाने का दावा होने लगा. और वो लोग अपने एक राष्ट्र में अपना दावा ठोक दिया, एक राष्ट्र में उनको इंक्लूड किया गया. और साथ ही साथ दूसरी जो प्रॉब्लम्स थी, जो यानी घर और जॉब, यानी घर और काम, ये भी सरकार के लिए एक चैलेंज हो गया. Each ruled by. अच्छा, नेक्स्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिफ्यूजीज टू द प्रिंसली स्टेट्स, एंड उनमें जो रिफ्यूजीज को प्रिंसली स्टेट के लिए से डोंट प्ले. Political system had gone to the west serve and hopes, experiments and expectation to the populations. और उन्होंने जनता के लिए, देश की जनता के लिए नए रूल्स और रेगुलेशन को बनाने और नए तरीके से भारत के लोगों को चलाने के लिए एक बीड़ा उठाया हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के लीडर्स ने. कुछ यहाँ एक हिस्ट्री दी हुई है, ये हिस्ट्री मैं आपको थोड़ा सा ये डिटेल बना रहा हूँ. केस स्टडी यहाँ दी हुई है कि महात्मा गांधी एस being immersed in Allahabad फरवरी 1948. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब 30 जनवरी 1948 को, यानी 30 जनवरी 1900 यानी 30 जैन 1948 को जब महात्मा गांधी की डेथ हो गई, उनको किल्ड किया गया, वो शहीद हो गए, भारत के लिए सैक्रिफाइस हो गए, तो उसके बाद उनकी जो राख थी उसको कहाँ किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा इसमें सीखेंगे. लेस देन 6 months आफ्टर इंडिपेंडेंस, 6 महीने, स्वतंत्रता के 6 महीने के बाद क्या हुआ? द नेशन वॉज मॉर्निंग ऑन 30 जनवरी इन 1948. महात्मा गांधी वॉज assassinated by fanatic.
यानी कहने का मतलब है कि 6 महीने के बाद, जैसे देखिए अगस्त में हमारा देश आजाद हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन, और 6 यानी 6 मंथ के बाद हमारे जो महान जो लीडर थे हमारे देश के, माननीय महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा उनके साथ एक दुखद घटना हमारे देश के साथ हो गई कि हमारे देश से एक महान लीडर, जो सबसे चहेता और सबसे ही एज्ड और सबसे ही मार्गदर्शक लीडर जो था, वो 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उसको शहीद कर दिया गया। 6 महीने के बाद हमारे देश पर एक बहुत बड़ा संकट आया, और उस संकट को किस तरीके से क्या किया, वो नाथूराम गोडसे के द्वारा जो संकट दिया गया उसका भी कोई रीजन रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे देशवासियों के सामने एक दुख का पहाड़ टूटा, वो आपको यहाँ बखान कर रहा हूँ। बिकॉज द डिसएग्रीडेड विद द गांधी जीज कन्विक्शंस। थोड़ा सा गोडसे को गांधी जी की कुछ जो डिवाइडेशन को लेकर गांधी जी गोडसे के दिमाग में एक बड़ी कंडीशन भयावह पैदा हुई, और उसने सोचा कि 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उसमें जो हमारा देश 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, उसको लेकर उसके दिमाग में कुछ नई एक क्या क्रांति आई, दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। तो क्या लगा कि उसमें हिंदू और मुस्लिम जो थे वो एक साथ रहते थे। दैट इवनिंग stunned nations heard that Jawaharlal Nehru's moving statement over all India radio, or friends and comrades, the light has gone out of our lives, and there is a darkness everywhere. Our belong to the leader, the father of nation. Our whenever everywhere the light belong to leader Mahatma Gandhi, the father of nation, is no more. एक सूचना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रेडियो चैनल पर दी गई कि प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे देश के नागरिक, बड़े दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि हमारे देश के जो महान हमारे नेता महात्मा गांधी, जिनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, आज वो हमारे देश बीच में नहीं रहे। ऐसा लगता था कि पूरे देश की लाइटें बंद कर दी गई, और ऐसा लगता था कि एक दीपक जो था पूरे देश का, यहाँ पर गांधी जी को एक दीपक, एक लौ की तरह, एक कहने का मतलब है अखंड ज्योति के नाम देते हुए उनको सराहना दी गई, और कहा गया है कि वो अखंड दीप जो है वो बुझ गया है, लाइट गो। तो यहाँ पर उनकी राख को जब उनको लाया गया, और महात्मा गांधी की राख को कहाँ लाया गया, इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इससे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि महात्मा गांधी की जो डेथ थी वो 30 जैन 1948 को हुई, और उसका जो मेन पर्सन था जो इसमें शामिल था, उसका जो मेन जो कॉजेस था, दैट कॉजेस वाज नाथूराम गोडसे, राइट। Next, this India's populations in 1947 was large among us 345 million. जब हमारा देश आजाद हुआ उसमें हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो 3,300 यानी 345 मिलियन थी, यानी 345 लाख थी। ठीक है, इट वॉज आल्सो डिवाइडेड एंड देयर वॉज ए डिवीजन बिटवीन द हाई कास्ट्स एंड लो कास्ट्स, between the majority Hindu community and Indian who practiced others. ठीक है, Hindu community and Indians other faiths. The citizen of this West land spoken many different languages, wore many different kinds of dresses, eat different kinds of foods, and practice different professions. How could they made to live together in the nations? गांधी नोट्स गोडसे का उसमें जब बिफोर हमारा भारत आजाद होने के पहले
हमारे देश में केवल दो ही कम्युनिटी रहती थी, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन जब 1947 के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो क्रिएट हुई हमारे देश में कॉम्बिनेशन की, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस, खान पान अलग है, भाषाओं का अलग बोलबाला है। ये सारा का सारा जब अलग हुआ तो भारत पर काफ़ी समस्या आई, ये गोडसे को सबसे ज़्यादा महसूस हुआ। तो इसमें आपको आज स्टूडेंट करना क्या है, आपने गांधी जी के ऊपर यानी गांधी जी पर आपने 5 सेंटेंस राइट करने हैं, बहुत ही मेमोरेबल सेंटेंस राइट करने हैं, और कल 5 to 7 o'clock तक मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करना। मतलब यू विल सेंड दिस लाइन्स, यू विल सेंड इन माई पर्सनल व्हाट्सएप अप टू टुमारो 5 PM to 7 PM. Thank you, dear children, and this is your homework. You will find out, you will write the 5 important line on गांधी जी। ठीक है, आप गांधी जी पर 5 सेंटेंस, मेमोरेबल सेंटेंस राइट करेंगे और वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे कल 7 बजे तक, यानी ऑन टुमारो अप टू 7 o'clock. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। ओके।